Hello students, my name is Kamran and today we are going to discuss about differentiation. If you like this video then do a like, make sure to like it, and if you want such videos then you can subscribe my channel and check my playlist. Okay, let's start without wasting any further time. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई इक्वेशन है y इक्वल्स 3x²। सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। देखो जैसे 3x है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल y इक्वल्स 3x। आपको ये याद रखना है कि जब भी हम फिज़िक्स पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमेशा ये वाला साइड जो है इसको हम, जो ये y होता है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जो भी आपके पास इक्वेशन दी जाएगी वो किस फॉर्म में होगी, y इक्वल्स 3x, जो इस वाली साइड से होगी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से होगी, और ये कहाँ से है, ये राइट हैंड साइड से है। लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मीन्स कि ये चेंज हो सकता है, ठीक है ना, ये चेंज होता है, वेरिएबल है, एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू जो है वो वेरी करता है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसका वैल्यू जो है ना वो एक्स पर डिपेंड करेगा। अगर मैं एक्स का वैल्यू चेंज करूँगा वाई भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर मैं वाई का वैल्यू चेंज करूँगा एक्स उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हम हमेशा जो यहाँ से आर एच एस साइड से होता है इस वाले वेरिएबल को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि ये ऐसा वेरिएबल है जो कि वाई पर डिपेंड नहीं करता। एंड जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो, चाहे फिर मैथमेटिक्स में हो चाहे फिज़िक्स में हो, तो हमेशा आप याद रखना कि जो राइट हैंड साइड वाला होता है उसको हम हमेशा किस पर इसका वैल्यू कहाँ पर पुट करते हैं, एक्स एक्सीस पर, ठीक है ना, और इसको कहाँ पर, वाई पर। यानी कि हमेशा एक्स एक्सीस पर उसी को प्लॉट किया जाता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और हमेशा वाई पर डिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट किया जाता है। इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं आपका बेसिक सबसे पहले तैयार कर रहा हूँ ताकि हम आगे फिर आपको डिफ्रेंशिएशन सिखा सकें कि डिफ्रेंशिएशन होती क्या है। तो जैसे आपने स्पीड पढ़ी होगी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपने उसका ग्राफ प्लॉट किया होगा कभी, तो हमेशा ऐसा ग्राफ प्लॉट होता है, यानी कि हम हमेशा यहाँ पर टाइम कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हमेशा स्पीड कंसिडर करते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ पर स्पीड लिखते हैं यहाँ पर टाइम लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि हमेशा ये कन्वेंशन चलता आ रहा है, यानी कि ये पहले से चलता आ रहा है। जैसे करंट की डायरेक्शन पहले से कन्वेंशन चलता आ रहा है कि वो, ठीक है ना, ये पहले से ही हम मानते हैं कि हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है यहाँ पर पुट करेंगे एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, ये मेरे पास इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये मुझे कैसे पता चला वो भी आपको मैं कहूँ आगे बताऊँगा, लेकिन मेरा यहाँ पर्पज़ क्या था इस इक्वेशन को समझाने का। पर्पज़ यही था कि हमेशा जब आप एलएचएस साइड से देखोगे वहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा दैट इज़ कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, वो एक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एंड जो आरएचएस साइड से वेरिएबल होगा इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज़ वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन वाई, ठीक है ना। इसका वैल्यू जो है वो एक्स या सॉरी वाई यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर उस पर जो है मतलब डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब होता क्या है कि इसको लिखने का एक फॉर्म होता है, क्या होता है कि y इज़ डिपेंडेंट, y इज़ डिपेंडेंट ऑन x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y जो है वो x पर डिपेंड करता है, या दूसरे तरीके से भी इसको लिखा जाता है, ठीक है ना, फ्लेक्स करने के लिए एक तरीके से समझ सकते हो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है ना, कि y जो है ना दैट इज़ फंक्शन ऑफ x, y इज़ फंक्शन ऑफ x, या इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि y इज़ फंक्शन ऑफ एक्स। इसका सिंपल मतलब है कि जो y है वो x पर डिपेंड करता है। y इज़ फंक्शन ऑफ x मीन्स कि जो y है वो x पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर मैं x में कोई चेंज करूँगा तो y भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है इसीलिए y जो है ना वो फंक्शन है x का। जब आप x में कोई चेंज करते हो वो चेंज आपको y में दिखेगी, दैट इज़ वाई वी कॉल इट फंक्शन ऑफ x, ठीक है। y को हम फंक्शन ऑफ x कहते हैं। अब जब भी हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं, जब भी हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं, पहले समझो कि डिफ्रेंशिएशन हम पढ़ते ही क्यों है, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन हम पढ़ते ही क्यों है।
डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, पहले समझो ये होता क्या है, फिर इसको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, y इज़ फंक्शन ऑफ x। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं देखूँगा चेंज y में कितनी चेंज आ जाएगी अगर मैं x को चेंज करूँगा, यानी कि x के रेस्पेक्ट में अगर मैं y में चेंज निकालने की कोशिश करूँ तो वो कितनी आ जाएगी, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका जो है लिखने का तरीका ये होता है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा जब भी आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो वहाँ पर हम dy dx वगैरह यूज़ करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, मैथमेटिक्स में एक चीज़ होता है, ठीक है ना, एक फंक्शन होती है, उसका हम बोलते हैं लिमिट। लिमिट होती है। लिमिट का क्या मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना, जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, मुझे इस पॉइंट के बारे में जानना है, तो इस पॉइंट को जानने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके जो है ना नियरेस्ट पॉइंट्स, यानी कि यहाँ से भी इसको अप्रोच करता हूँ, यहाँ से भी इसको अप्रोच करता हूँ, दोनों साइड से इसके पास आता हूँ ताकि मुझे जो है ना नियरेस्ट वैल्यू ये मिल सके, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली वो ये वैल्यू मुझे मिल सके, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स का टूल है, मतलब हमें इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, आप यही समझो कि किसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लिमिट का यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये रेट ऑफ चेंज है, ये रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज है। रेट का मतलब है किसी के रेस्पेक्ट में, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। ज़्यादातर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में ही यूज़ किया जाता है। आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखता हूँ, इसको मैं कहूँगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है। अगर मैं टाइम को एक सेकंड टाइम में जो वेलोसिटी है उसमें कितनी चेंज आ रही है, उसको मैं क्या कहूँगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर मैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, अगर मैं यहाँ से लिमिट लेता हूँ और डेल्टा टी को दोनों पॉइंट से अप्रोच करता हूँ, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वैल्यू है, ठीक है, ये T1 है, ये दूसरा वैल्यू है T2। अब ये इतने पास है, ये इतने पास है कि मैं इन दोनों को एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकता हूँ। अब इनके बीच जो ये चेंज है डेल्टा टी है, ये निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड से इस पॉइंट को अप्रोच करता हूँ, ठीक है ना, इस पॉइंट को अप्रोच करता हूँ और यहाँ पर जो वो पॉइंट, इस पॉइंट का वैल्यू है ना, वो फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ये आप कहाँ पे पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है ना। इसको हम, उस मैथमेटिकल टूल को हम लिमिट बोलते हैं, जिसके थ्रू हम दोनों पॉइंट से इसको अप्रोच कर लेते हैं, दोनों साइड से इसको अप्रोच कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, यानी कि हम इतना पास इसके आ जाते हैं, इस वैल्यू के इतना पास आ जाते हैं कि जो डेल्टा टी है ना वो नियरली इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। ज़ीरो नहीं आता ना, ज़ीरो से ज़्यादा आता है, नियरली इक्वल टू ज़ीरो आता है, ठीक है ना, टेंडिंग टू ज़ीरो होता है। और अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो है मतलब डेल्टा टी बहुत छोटा है, बहुत छोटे डेल्टा टी को हम डी टी लिखते हैं, डी टी मीन्स बहुत छोटा डी डेल्टा टी, ठीक है। बहुत छोटा चेंज इन टाइम जो है उसको हम डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे हम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ, या ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है ना। वेलोसिटी में कितनी चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यही है ना। आप मुझे एक चीज़ बता, अगर टाइम बहुत छोटा है, अगर टाइम बहुत छोटा है तो वेलोसिटी में कितनी चेंज आएगी, बहुत छोटी चेंज। अगर टाइम बहुत छोटा है, मैं छोटे से टाइम में वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ कि वेलोसिटी में कितनी चेंज आई है, तो वो चेंज भी तो छोटी ही हुई। अगर मैं डी टी में निकालना चाहता हूँ तो वो तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, नियरली अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, ठीक है ना, यानी कि बहुत छोटी चेंज आ जाएगी डी वी, जिसको हम बोलते हैं। क्या मैं इसको फिर लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी जो है, क्या मैं अगर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो लिख लूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फिर डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, जिसको आप
अगर आपने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या मोशन इन प्लेन पढ़ा होगा, वहाँ पे हम इसको क्या लिख लेते हैं, ये होता है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, यानी कि किसी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है उसको हम इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। एक्चुअल में ये भी एवरेज वैल्यू है। अगर हम देखें ये इंस्टैन्टेनियस वैल्यू जो है ये भी एक एवरेज वैल्यू ही है, एवरेज वैल्यू ही है, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी ही है। लेकिन उन पॉइंट्स के बीच इतनी कम डिस्टेंस है, इतनी कम डिस्टेंस है कि हम उन दोनों पॉइंट्स को एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, हम उन दोनों पॉइंट्स को एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। इसीलिए आप इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को ऐसी एवरेज वेलोसिटी कंसिडर कर सकते हो जिसमें कि हम ऐसे दो पॉइंट्स के बीच एवरेज वेलोसिटी देखते हैं जो कि बहुत पास होते हैं, जिनको एक ही पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि जिन पर एक ही टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, ठीक है ना, जो कि एक ही टेंजेंट पर लाई करे। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। एंड जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है, जो डी वी अपॉन डी टी है, जो ये डी वी अपॉन डी टी है, इसी को डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पर कितना चेंज होता है, क्या वो चेंज होता है या क्या वो चेंज नहीं होता। जैसे अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, मान लो कि मेरे पास जो है यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो मेरे पास डी वी अपॉन डी टी ज़ीरो है, इसका क्या मतलब है, डी वी अपॉन डी टी ज़ीरो है, क्या इसका मतलब है कि वेलोसिटी ज़ीरो है, क्या इसका ये मतलब हुआ, या क्या इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप इसमें से कौन सा आंसर दोगे, आप कहोगे सर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बता रहा है हमें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है, यानी कि टाइम के साथ उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है, टाइम के साथ उसमें जो वेरिएशन आ रहा है दैट इज़ ज़ीरो, यानी कि वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं कर रही है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ही नहीं कर रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये रुकी हुई है या ये कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी है दैट इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ कांस्टेंट। अब होता क्या है कि जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे पहचानोगे, अगर वो y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में थी। देखो m को हम स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। c को हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। मैं आपको ये ग्राफ पे समझाऊंगा कि मेरे कहने का मतलब क्या था, इस इक्वेशन को मैं समझाऊंगा। देखो m को स्लोप बोलते हैं, जो c है इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। y तो आपको पता ही है, ये y एक्सीज, ठीक है, और ये x एक्सीज, ठीक है, x एक्सीज या एब्सीसा वगैरह वो भी बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर उतनी ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स में घुसने की। यहाँ पर सिंपली आप समझो कि जो स्ट्रेट, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। वाई जो है ये y एक्सिस पर हम लाई करते हैं, इसको इसको डिपिक्ट करते हैं, ठीक है ना, y एक्सिस पे। एंड इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट डज वेरिएबल मीन, वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है, जो कि मतलब कांस्टेंट नहीं है। जैसे आप समझोगे कि यहाँ पर जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा नहीं है कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, इसका वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये इसका जो वैल्यू, सॉरी, इसका वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, ये भी चेंज होता है। लेकिन इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो वैल्यू है वाई एक्सिस का जो वैल्यू है, ये वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा, वाई की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। वाई को कितना भी चेंज करो एक्स पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक्स को चेंज करोगे ना, वाई पर फ़र्क आएगा, वाई चेंज होगा। क्यों, क्योंकि इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड किस पे करता है, एक्स पे करता है, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन एक्स। ये इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, किसकी, स्ट्रेट लाइन की। अब इसको ग्राफ पर आपको मैं डिपिक्ट करके दिखाता हूँ। देखो y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। सबसे पहले तो जो c है इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं, यानी कि अगर ये x एक्सीज है, ये y एक्सीज है, ठीक है, ये x एक्सीज है, ये y एक्सीज है। देखो हमेशा ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा इस वाले एक्सीज पर आप प्लॉट कीजिएगा, और y एक्सीज को, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको यहाँ पर प्लॉट कीजिएगा। अब c इंटरसेप्ट का क्या मतलब, c का क्या मतलब है, ये y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि जो
t इक्वल 0, जब x 0 होगा, x 0 होगा तो उस वक्त y का कुछ वैल्यू होगा, कुछ y का वैल्यू होगा, उसी को हम c बोलते हैं। यानी कि जब x 0 होगा उस वक्त y का कुछ वैल्यू होगा, मान लो इतना वैल्यू है, इसको हम c बोलेंगे, ठीक है ना। m क्या दिखाता है, m स्लोप दिखाता है। स्लोप का मतलब होता है ये, ठीक है ना, ये स्लोप होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं m कहता हूँ, इट इज़ स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया। अब हम डिफ्रेंशिएशन की टूवर्ड्स चलते हैं। अगर यहाँ तक समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब हम जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मान लो मेरे पास y इक्वल्स 3x है, 3x स्क्वायर है। मुझे इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको जो है ना, जो इजी रूल है वो समझाता हूँ, उसके बाद हम आगे जो है इसको एबनिशो मेथड होता है एक, ठीक है ना, जो कि डिटेल मैथमेटिक्स का मेथड है। आप अगर उसको देखोगे तो मतलब बेटर है आपके लिए, लेकिन अगर आप उसको स्किप करना चाहते हो तो उसके बगैर भी आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम हार्ड एंड फास्ट रूल करेंगे, हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके लिए वैलिड है, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो नीट वगैरह अगर आप कि आपका गोल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पावर डाउन पावर -1, पावर डाउन ये हिंट है, ठीक है ना, हिंट है, पावर डाउन पावर -1। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, जैसे आपके पास ये मेरे पास जो है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरे पास पावर है मैं उसको नीचे लाऊंगा, यानी कि y इक्वल्स, देखो 3 को आप यहाँ बाहर निकाल दो, फिर पावर को नीचे लेकर आओ, पावर को नीचे लेकर आओ, ठीक है ना। इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर को नीचे लेकर आओ, वहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर x बच गया, ठीक है ना, x बच गया। फिर जो पावर है ना वो उसको एज इट इज़ लिख दो और उसको -1 कर दो। यानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे मैं आपको दूसरा सवाल दिखाता हूँ, इसको इस पर फिर से आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे y इक्वल्स 2x3, यहाँ पर क्या करना है कि y इक्वल्स, आपको सबसे पहले तो 2 को बाहर निकालना होगा, आपको सिर्फ यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही रखना होगा। 2 को बाहर निकाल दो, ठीक है ना, जो भी मतलब आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको बाहर निकाल दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि पावर को नीचे लाओ, पावर को नीचे लाओ, फिर जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एज इट इज़ लिख दो, फिर उस पर जो पावर था उसको एज इट इज़ लिख दो, उसमें -1 कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स 3 × 2 क्या होता है, 6 होता है, एंड x 2 - 1 1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर y इक्वल्स 2 × 3 कितना होता है, 6 और x स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा सा मतलब जो लॉन्ग मेथड इसका है उस पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम एबनिशो मेथड पर आए हैं, ठीक है ना। आप इसको स्किप कर सकते हो अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये टोटल इसमें आपको 2 मिनट लग जाएंगे, 1-2 स्टेप्स इसमें होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं, एंड आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर इक्वेशन ली थी y इक्वल्स 3x², ठीक है ना, y इक्वल्स 3x², और आंसर क्या आया था, y इक्वल टू 6x, ठीक है। यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को फिर से यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास क्या था, y इक्वल्स 3x²। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स 3x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैं क्या करूँगा कि जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x², मैं सबसे पहले दोनों तरफ से क्या करूँगा, यहाँ से डेल्टा वाई ऐड करूँगा, यहाँ से डेल्टा एक्स ऐड करूँगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जो एक्स है जो वाई है ना, मैं एक्स का वैल्यू, जो ये एक्स का वैल्यू है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, यानी कि डेल्टा एक्स से चेंज किया है। तो अगर मैंने एक्स का वैल्यू डेल्टा एक्स से चेंज किया, ठीक है ना, ओबियस ये बात है, वाई किस पर डिपेंड करता है, एक्स पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है वाई का भी वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो कितना होगा, डेल्टा वाई के इक्वल, ठीक है। अब क्या होगा कि आप यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, ठीक है। अब क्या करो कि जो इक्वेशन सेकंड है माइनस इक्वेशन 1 कर दो,
इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन वन कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई, यानी कि एल एच एस को एल एच एस के साथ, आर एच एस को आर एच एस के साथ, ठीक है ना। एल एच एस को एल एच एस के साथ, आर एच एस को आर एच एस के साथ, यानी कि यहाँ पर वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो वाई प्लस डेल्टा वाई तो इसका माइनस इसका वाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू इसका 3x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 3x² माइनस 3x²। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप देखो तो यहाँ से y और y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, प्लस वाई माइनस वाई 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा डेल्टा वाई, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। अगर यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से x को बाहर निकाल दूँ, 3x, और स्क्वायर को भी बाहर निकाल दूँ, 3x², यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, देखो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स का स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, -1। देखो मैंने क्या किया, मैंने थ्री को बाहर निकाला, 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई था, इसके साथ भी मल्टीप्लाई था, 3 को मैंने बाहर निकाला, 3 को मैंने बाहर निकाला। अब x को भी बाहर निकाला, x को भी बाहर निकाला, लेकिन x² को बाहर निकाला, x² को, यहाँ पर x था, मैंने x² को बाहर निकाला। अगर मैंने x² को बाहर निकाला, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैंने x² को बाहर निकाला, यहाँ पर एक बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल x था, मैंने x को मान लो बाहर निकाला, यहाँ पर एक बच गया, प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पर क्या था, डेल्टा एक्स से भी तो x बाहर निकालना है ना, डेल्टा एक्स से भी x बाहर निकालना है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर डेल्टा एक्स से भी x बाहर निकालना है, तो जब ये वापस अंदर चला जाएगा, आप समझो कि जब ये x वापस अंदर चला जाएगा, ये तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है, पहली इक्वेशन में तो यहाँ पे कोई x था ही नहीं, इसका मतलब है कि ये उस वक्त कैंसिल होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर डिवाइड में भी क्या किया, x को डिवाइड यहाँ पर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो बेसिकली यहाँ पर जो ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर यहाँ पर लगाना था, मैंने इस पर लगा दिया। अब होता क्या है कि अगर आप इसको देखते हो ना, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको कंसिडर कर सकते हो। बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, जैसे अगर आपके पास 1 + x⁴n कुछ भी इस की इक्वेशन होगी, इस फॉर्म की इक्वेशन होगी, और जो ये x है ना, अगर ये x बहुत छोटा है देन 1, x बहुत छोटा है देन आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको आप 1 + nx के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी कि 1 + x⁴n जो है आप 1 + nx भी लिख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे मान लो डेल्टा एक्स अपान एक्स, देखो डेल्टा एक्स बहुत छोटा था, और x हो सकता है कि 2 हो, 5 हो, 10 हो। आप ऐसा कर लेना, आप अपना कैलकुलेटर खोलना, फिर वहाँ पर डेल्टा एक्स को 1 कंसिडर करना, इसको 20,000 कंसिडर करना, आप देखो आपका आंसर जो है ना 0.00000 मतलब बहुत छोटा आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये बहुत छोटा है देन 1। क्या मैं इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये रूल लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा वाई जो है दैट विल बी इक्वल टू 3x², और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1 + 2 डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस सो वन -1। यहाँ पर एक और -1 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो ये अलग है, ये वाला अलग है। आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 1 + डेल्टा एक्स अपान एक्स, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम फिजिक्स में इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आप समझो कि यहाँ पर 1 + 2 डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस -1 था, ठीक है, -1 था, ये -1 और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब डेल्टा वाई, ये आ जाएगा 3x², और अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 0 + 2 डेल्टा एक्स अपान एक्स। ये किसकी इक्वल आ जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल्स, ये आ जाएगा 3x², ठीक है ना, 3x² इंटू 0 तो 0 ही आ जाएगा, प्लस 3x² इंटू 2 डेल्टा एक्स अपान एक्स। क्या मैं x को x से कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ। यहाँ पर क्या बच जाएगा, डेल्टा वाई जो है वो 3 × 2 आ जाएगा, 3 × 2 6 होता है, x डेल्टा एक्स इसके इक्वल आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो दोनों तरफ से मैं डेल्टा एक्स से
इसको डिवाइड करूँगा, डेल्टा एक्स से डिवाइड करूँगा, तो क्या आप कह सकते हो कि यहाँ से डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। हाँ, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x की इक्वल, किसकी इक्वल आ जाएगा, cx की इक्वल। अगर मान लो कि मैं जो है यहाँ पे बेसिकली क्या करना होता है कि यहाँ पे हम लिमिट लेते हैं, यहाँ पर हम लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स जो है वो टेंड करेगा 0 को। तो अगर डेल्टा एक्स टेंड करेगा 0 को, तो यहाँ पे फिर जो है ना इसको ऐसे ही नहीं लिखकर इसको हम dy अपान डी एक्स लिखते हैं, एंड एक इसके इक्वल आ जाएगा 6x की इक्वल आ जाएगा। एंड अगर आप देखो तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था y इक्वल्स 3x², y इक्वल्स 3x², एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, dy अपान डी एक्स 6x की इक्वल आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था y इक्वल्स 3x² एंड हमारा आंसर क्या आ रहा था, y इक्वल टू 6x। ये फास्ट रूल है, ठीक है ना, फास्ट रूल है। लेकिन अगर आप पूरा मैथ्स इसका निकालना चाहते हो तो आप इस मेथड से ये कर सकते हो, एब इनिशियो मेथड। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन y इक्वल्स 3x² थी, फिर मैंने क्या किया कि दोनों तरफ से यानी कि मैंने x में थोड़ा सा चेंज किया। एक हमारे पास 3x² था, मैंने x में प्लस x ऐड किया, यानी कि मैंने थोड़ा सा इसमें x में चेंज कर दिया। अगर मैंने x में चेंज कर दिया एज ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर भी वेरिएशन आ जाएगी। मान लो कि डिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा वाई फैक्टर से चेंज हुआ, ठीक है ना, डेल्टा वाई फैक्टर से चेंज हुआ, तो अब होगा क्या कि मैं जो इक्वेशन सेकेंड है इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को कैंसिल कर लो, ये क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल्स 3x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 3x², जो कि यहाँ पर मैंने लिखा। फिर मैंने कहा कि मान लो मैं यहाँ से 3x² को बाहर निकालता हूँ, अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स, ठीक है ना, और इसका होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 1 क्यों बच गया, क्योंकि मैंने 3x² जो है ना वो कॉमन निकाला इस सब के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, और एक ब्रैकेट बनाना चाहिए था, ठीक है, और एक ब्रैकेट बनाना चाहिए था, क्योंकि मैंने 3x² जो है ना कॉमन निकाला इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब इसके आगे हुआ क्या कि मैंने यहाँ पर कहा आपसे कि मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करूँगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन कब यूज़ होती है, अगर 1 प्लस एक्स का पावर n इस फॉर्म में कोई इक्वेशन होगी और जो ये x होगा ये बहुत छोटा होगा देन 1। मैंने आपसे कहा कि जो डेल्टा y है ये बहुत छोटा होता है एंड x बहुत बड़ा होता है, इसका मतलब है ओवरऑल ये क्वान्टिटी जो है ये 1 से छोटी आ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि डेल्टा y जो है वो 3x² और यहाँ पर मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ करके ये हमें हमें ये मिला, ठीक है ना, रिजल्ट। और यहाँ पर खुद अपना क्या था, -1 था, तो मैंने यहाँ पर +1 अप टू -1 या ऐसी आप डायरेक्ट -1 लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो। फिर ये +1 और -1 एक दूसरे से क्या हुए, कैंसिल हुए, एंड यहाँ पर हमारे पास डेल्टा वाई इक्वल 3x², यहाँ पर 0 प्लस 2 डेल्टा एक्स अपन एक्स निकला। अच्छा, यहाँ पर 0 क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पर 0 बचा प्लस 2 डेल्टा एक्स अपन एक्स। इसके बाद हमने क्या किया कि डेल्टा वाई जो है वो 3x² इंटू 2 डेल्टा एक्स अपन एक्स के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो x और x कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3x इंटू 2 डेल्टा एक्स बच गया। फिर हमने क्या किया कि डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स निकाला, जो कि किसकी इक्वल आ गया, 6x डेल्टा एक्स अपन डेल्टा एक्स। फिर डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स को काटा, यहाँ पे डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स 6x की इक्वल आया। फिर हमने लिमिट जो है डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 लिया, क्योंकि हम हमेशा लिमिट में कौन लेते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही टेंड करवाया 0, इसका मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी खुद छोटा हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स जो है 6x की इक्वल आ गया। फिर मैंने लिमिट टेंडिंग टू 0 लिया, और यहाँ पर ये क्वांटिटी क्या बन गई, dy अपन dx बन गई, जो कि किसकी इक्वल आया, 6x, जो कि हमारा रिजल्ट है, ठीक है ना, ये जो कि हमारा रिजल्ट है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, डू लाइक, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।